हेलो फ्रेंड्स, फोकस एग्जाम तक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आप लोग का। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं उत्कर्ष का पॉलिटी। देखिए, इसमें T20 सीरीज में स्टार्ट किया हूं। इसमें 20 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसका मैं फुल डिस्कशन कराऊंगा। इससे पहले मैंने 4 और करवा रखा हूँ, 4 सब्जेक्ट अलग अलग में करवा रखा हूँ। तो अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। क्वेश्चन का लेवल भी बहुत ही बढ़िया दिया गया है। तो आइए हम इसको डिस्कशन करते हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है फोकस एग्जाम तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष कैबिनेट मिशन भारत आया था। देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा भी गया है। तो कैबिनेट मिशन जो भाई ये मार्च 1946 में आता है। ठीक है, इंडिया। देखो डेट याद रखना आप, 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचता है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखना। और देखिए, एग्जाम में ये आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि इसने 16 मई, देखो 16 मई 1946 को ये जो अपना रिपोर्ट है, कैबिनेट मिशन का जो अपना रिपोर्ट है, ये आपको भारत के समझ प्रस्तुत करता है। तो ये आप याद रखना, ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, समझ प्रस्तुत करता है। तो इसको आप लोग याद रखना कि कैबिनेट मिशन जो अपना रिपोर्ट है भारत के समझ कब प्रस्तुत करता है, तो ये 16 मई 1946 को भारत के समझ प्रस्तुत करता है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है आपके एग्जाम में। कैबिनेट मिशन के देखो 3 सदस्य थे। ठीक है, देखो हटा देता हूँ। देखो, ये बीपीएससी में भी पूछा गया है क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। कौन कौन था? देखो, ये तीनों याद रखना, तीनों बहुत पूछता है एग्जाम में। पहला था देखो स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो ये नाम याद रखना आप लोग, स्टैफोर्ड क्रिप्स। और दूसरा था भाई सर पैथिव लॉरेंस। ठीक है, पैथिव लॉरेंस आप लोग याद रखना, पैथिव लॉरेंस। और तीसरा था आपका AB अलेक्जेंडर। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते रहता है, तो इसको आप लोग याद रखना, AB अलेक्जेंडर। तो ये 3 पॉइंट है यहाँ से जो आपके एग्जाम में एकदम छपेगा। तो इसको आप लोग याद रखना। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भाई आपको मैं बता दिया हूँ, 24 मार्च 1946 को भारत आता है। और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन अपनी योजना भारत सरकार के समझ प्रस्तुत करता है। और इसके 3 सदस्य होते हैं। पहला सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स है, दूसरा पैथिव लॉरेंस है, और तीसरा आपका AB अलेक्जेंडर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी बढ़िया दिया गया, निम्नलिखित में से किसका संबंध संविधान के 3य अनुसूची से है। तो देखिए, संविधान का 3य अनुसूची में भाई भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण का चर्चा किया गया है। तो आप लोग इसको भी याद रखना। यहाँ से देखो 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एक तो देखो आर्टिकल पूछा जाता है 60। ठीक है, तो आर्टिकल 60 जो है वो आपका राष्ट्रपति के द्वारा, देखो ये होता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और एक होता है आर्टिकल 69। तो इसको भी याद रखना, आर्टिकल 69 का जो संबंध है आपको उपराष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति के द्वारा, इसको आप लोग उपराष्ट्रपति के द्वारा। और तीसरा एक और आपसे एग्जाम में पूछता है आर्टिकल 159। तो ये आपको राज्यपाल के द्वारा ली जाने वाली शपथ है। तो ये 3 पॉइंट है शपथ से रिलेटेड, आपको लोगों को इसको याद रखना। ठीक है, शपथ की प्रारूप दिया गया है। ठीक है, एक तो 60 का दिया गया है, आर्टिकल 69 का दिया गया है, आर्टिकल 159 का दिया गया है। तो ये तीनों आप लोग याद रखना। देखो, आर्टिकल 60 के तहत होता है आपको राष्ट्रपति के द्वारा, अनुच्छेद 69 के द्वारा उपराष्ट्रपति के द्वारा, और आर्टिकल 159 के द्वारा राज्य द्वारा ली जाने वाली शपथ की प्रारूप का चर्चा किया गया है। तो ये तीनों आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन भी देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बहुत पूछा गया क्वेश्चन। कहता उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था। तो ये क्वेश्चन आपको सबको पता होगा कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। कब किया था ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो ये आप लोग डेट याद रखना। देखो 13 दिसंबर 1946 को ये आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। इसको आप लोग याद रखना। देखो, एक क्वेश्चन और यहाँ से फंसाता है आपके एग्जाम में। संविधान सभा ने देखो 22 जनवरी 1947 को, ठीक है,
इसने तो ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को आपका उद्देश्य जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया, लेकिन भैया संविधान सभा ने इसे सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकार कर लिया था। तो आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आप लोग याद रखना, ये घुमा के आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखना। स्वीकार कब किया था? तो 22 जनवरी 1947 को। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय को माना जाता है कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, ठीक है। तो इसका आपको बेरुवाड़ी यूनियन बाद में ऐसा कहा गया कि संविधान जो है उद्देशिका का अंग नहीं है। लेकिन देखो इसका किस में माना है, ये देखो आपको 1960 ईस्वी में, देखो 1960 ईस्वी में जब उच्चतम न्यायालय कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन ठीक है, लेकिन एक आता है यहाँ पे केशवानंदन भारतीवाद, ठीक है। केशवानंद भारतीवाद में प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग माना है, तो आप लोग इसको याद रखना, ठीक है। 1960 में ठीक है नहीं माना, लेकिन केशवानंद भारतीवाद में अपना संविधान को अंग माना है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अस्पृश्यता छुआछूत से कौन सा आर्टिकल है? ये तो सबको पता होगा और ये क्वेश्चन खूब एग्जाम में आता है। तो आर्टिकल 17 में क्या दिया गया है? तो ये अनुच्छेद छुआछूत से रिलेटेड आर्टिकल 17, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। देखिए आर्टिकल 16 में क्या चर्चा किया गया है? तो आर्टिकल 16 में देखो लोक नियोजन का चर्चा किया है, ठीक है। लोक नियोजन का आपका चर्चा किया गया है, तो इसको भी याद रखना। और 18 में तो आपको पता है उपाधियों का अंत किया गया है, उपाधियों का अंत का चर्चा है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखना। और 15 में तो था आपको जाति वंश से रिलेटेड है, ये जाति वंश, ठीक है। तो इससे ये रिलेटेड है, लिंग जन्म जात ये सब से आपका रिलेटेड है आर्टिकल 15, तो इसको आप लोग याद रखना। देखिए चौथा नंबर भी क्वेश्चन अच्छा है, भारत के संविधान में कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? देखो कल्याणकारी राज्य की घोषणा कौन करता है? तो कल्याणकारी राज्य की भैया घोषणा करता है राज्य के निर्देशक तत्व, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन पूछा जाता है राज्य की नीति, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक किसमें है? तो ये भाग 4 में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का चर्चा किया गया है, ये भी आप लोग याद रखना, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये कहाँ से कहाँ तक है आर्टिकल? तो ये आपको आर्टिकल पता होगा, 36 से लेके 51 तक इसका चर्चा किया गया है, तो इसको भी आप लोग याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है। और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया ये भी जान लो, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। तो ये 5 पॉइंट है यहाँ से जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। क्या क्या एग्जाम में? तो राज्य के नीति निर्देशक कौन सा भाग में? तो भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ तक आर्टिकल इसका चर्चा मिलता है? 36 से 51 कहाँ से लिया गया है? तो ये आपको आयरलैंड से लिया गया है। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? तो आप लोग को ही पता होगा ये क्वेश्चन कि जब भी विवाद होता है तो इसका निपटारा कौन करता है? तो भारत का उच्चतम न्यायालय करता है, ये सबको में भी पता होगा। देखो ऐसा कौन सा आर्टिकल 71 में चर्चा किया गया है ऐसा कि संविधान के अनुच्छेद 71 में तहत प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी अगर प्रॉब्लम या विवाद खड़ा होता है तो उसको निपटाने का काम कौन करता है? तो भारत के आपका उच्चतम न्यायालय करता है। तो ये भैया अनुच्छेद, इसको याद रखना 71 को। चलिए देखिए ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, संसदीय सचिव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य छांटना है, ठीक है। तो इसको प्रधानमंत्री शपथ दिलाते हैं, हाँ ये तो सही है। यह प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायित्व होता है, जी उत्तरदायित्व होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है? नहीं, देखो भैया इसका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है, या प्रधानमंत्री संबोधित करते हुए अपना इस्तीफा दे देते हैं, हाँ ये भी सही है। अब देखो यहाँ से क्या क्या एग्जाम, इसका तो आंसर हो गया आपका सी हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। देखिए संसदीय सचिव को आपको पता है प्रधानमंत्री शपथ दिलाता है, ये ठीक है सही है। संसदीय सचिव जो होते हैं वो प्रधानमंत्री के उत्तरदायित्व होते हैं, ये भी आपका सही है। अच्छा, संसदीय सचिव की नियुक्ति आपको प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, ये भी आपका सही है। संसदीय सचिव प्रधानमंत्री से संबोधित करते हुए अपनी इस्तीफा ले सकता है, तो इसको आप लोग देखो याद रखना, कौन इस्तीफा ले सकता है? तो संसदीय सचिव प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए अपनी इस्तीफा दे सकता है, तो ये वाला पॉइंट आप लोग याद रखना, ठीक है। देखो संसदीय सचिव पीएम यानी प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए अपनी इस्तीफा ले सकता है, देता है, ठीक है, इस्तीफा देता है। तो ये पॉइंट आप लोग इसको याद रखना, बाकी ये आपका 3 तो सही है ही है। देखो लिखा हुआ या प्रधानमंत्री के संबोधित करते हुए इस्तीफा देते हैं, तो ए बी और डी ये तीनों पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये तीनों आप लोग याद रखना। ये हो गया।
और आपका ये हो गया और ये हो गया, ये तो आपका गलत है ये। चलिए देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय लेखा परीक्षण एवं लेखा विभाग का मुखिया निम्नलिखित में से कौन होता है। तो आपका कौन होता है, तो ये होता है महालेखा परीक्षण होता है। ये भी क्वेश्चन देखो अच्छा है। तो भारतीय लेखा परीक्षण एवं लेखा विभाग का मुखिया कौन होता है, तो ये महालेखा परीक्षण होता है। देखो महालेखा परीक्षण लोकवित्त का संरक्षण होता है। किसका होता है, देखो लोकवित्त का संरक्षण होता है। तो ये भी आप लोग इसको याद रखना, ठीक है। तथा इसके साथ देश के संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था भी नियंत्रण में, कंट्रोल में होता है। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो आपको ही पता होगा मौलिक कर्तव्य का जो कौन सा आर्टिकल में देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन देखो बहुत बार पूछा है जी। मौलिक कर्तव्य का जो चर्चा किया गया है वो 51 के ए के तहत किया गया है। तो इसको भी आप लोग याद रखना, ठीक है। और ये कब किया गया था, देखो ये कभी कभी एविडेंस अथी वाला पूछ लेता है, संशोधन वाला। तो आपको पता है ये 42वां संविधान संशोधन था, ठीक है। और कब, तो 1976 के तहत ये संविधान के भाग 4 के ए को 10 मूल कर्तव्यों को प्रतिस्थापित कर दिया गया था, हटा दिया गया था। और अभी जो वर्तमान समय में मूल कर्तव्य कितना है आपको पता होगा, तभी भैया 11 है। तो इसको भी आप लोग याद रखना, ये भी पूछा जाता है। और ये कौन देश से लिया गया है ये भी आप याद रखना। मौलिक कर्तव्य कौन सा देश से लिया गया है, तो ये रूस से लिया गया। अधिकार आपसे पूछ लिया तो मौलिक अधिकार जो भैया ये आपको यूएसए से लिया गया है। तो ये 4-5 पॉइंट है जो आपको एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। संपत्ति का अधिकार है, तो आपको पता है संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार हो गया है, ये विधि अधिकार हो गया और सभी को प्राप्त हो गया था। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्जाम में कि भारत के मूल संविधान का अनुच्छेद 51 में संपत्ति का मूल अधिकार कब प्रदान किया गया था। ये तो सबको पता है कि अनुच्छेद 31 के तहत भारत के मूल संविधान का अनुच्छेद 31 संपत्ति का मूल अधिकार प्रदान था। पहले आपको पता है संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार पहले प्रदान किया गया था, लेकिन देखो संशोधन हुआ था इसमें। एक हुआ था भैया 44वां संविधान संशोधन, सबको पता होगा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे निरस्त करके संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से इसको हटा दिया गया था। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि संपत्ति के अधिकार को संविधान के किस संशोधन के तहत हटा दिया गया था। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था। लेकिन इससे पहले था तो आपको 21 में तब प्रदान किया गया था अनुच्छेद 31 के तहत। हटाया गया कब, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो इसको भैया आप लोग याद रखना, यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार आया है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखिए क्वेश्चन अच्छा है। देखिए भारत के संविधान में उल्लिखित नागरिकों को मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सत्य देखो कौन सा है, देखते हैं और चलते हैं। अच्छा यहाँ दिया गया ना, देखो भाई, यह मूल संविधान के हिस्से में था। नहीं, ऐसा तो नहीं है ना, मूल संविधान के हिस्सा में नहीं था। इसका उल्लेख भाग 5 में है। नहीं, ये भी नहीं है। वर्तमान में इसकी संख्या 10 है ना। ये तो सारे ऑप्शन गलत है, उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा जी, ठीक है। चलो इसको देखते हैं हम। देखिए मूल संविधान में इसका समावेश आपको नहीं किया गया है। आपको ही पता होना चाहिए कि इसका चर्चा मूल संविधान में नहीं है और ये संविधान का भी हिस्सा इसमें नहीं है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन एक आया था, देखो सब संशोधन हुआ था, आपको पता होगा स्वर्ण सिंह समिति के तहत, ठीक है, यानी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर बोल दो, चाहे 42वां संविधान संशोधन के तहत इसमें आपको 1976 को 42वां संविधान 1976 के तहत भाग 4, देखो जी भाग 4 के का, ठीक है, भाग 4 के का में एक अनुच्छेद 51 के ए, देखो सब लिख देता हूँ, अनुच्छेद 51 के ए में इसे कुल जोड़ दिया गया था और मूल कर्तव्यों को में शामिल कर लिया गया था, ठीक है। कुल 10 में पहले था, ठीक है, तो इसमें जोड़ दिया गया था और ये आपका संविधान का हिस्सा बन गया था। तो आप लोग इसको भी याद रखना, ठीक है। आपको इसको याद रखना कि स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आपको मूल कर्तव्य को जोड़ दिया गया था। तो आप लोग को इसको भी याद रखना। देखो ये क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है आपके एग्जाम में। एक आया था आपका 86वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था, ये 2002 में होता है, ठीक है। इसमें आपको 11 मूल कर्तव्य के रूप में
मूल कर्तव्य 11 हो जाता है, और इसमें भैया 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को आपको मूल कर्तव्य के माता पिता संरक्षण पर अवरोधित करने के लिए और शिक्षा पर भी जोर दिया गया था। तो ये सब सारे पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला कराए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? एक तरफ अनुसूची है और दूसरे तरफ संविधान में समाहित वर्ष है। तो कह रहा है कौन सा गलत है? तो आपको जो गलत है इसमें आपका 12वां अनुसूची 1989 है, गलत है। देखो इसमें क्या क्या सही है, इसको देख लेते हैं हम एक बार। देखो 12वीं अनुसूची जो है ना, ये देखो 89 को हटा दो, यहाँ 92 में हुआ है। तो ये खाली आपको एक पॉइंट याद रखना, बाकी सब सही मिला हुआ है। देखो आपको 10वां 1985 ठीक है, 9वीं भी आपका सही है 1951, ये भी सही है, और आपका 11वीं 1992 ये भी सही है। तो इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में। निम्नलिखित में से संसद के किस सदन का प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो ये लोकसभा को कहा जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखना। देखिए संसद के, भारत में संसद 2 सदन होते हैं, आपको पता है। एक तो आपका लोकसभा होता है और एक आपका राज्यसभा होता है, एक तो बेसिक चीज़ पता होगा। तो संसद के प्रथम सदन को आपको लोकसभा के प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, इसको प्रथम सदन कहा जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और लोकसभा के निम्न सदन, ये तो पता है, ये आपको निम्न सदन होता है, ये जो लोकसभा को निम्न सदन। अच्छा एक सेकंड, ये भी क्वेश्चन देखो आते रहता है, लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है, ये भी पता होगा सबको, ठीक है। और ये कैसा होता है? आपको अस्थाई होता है, ठीक है। और ये कैसा होता है? अस्थाई होता है, ये भी सबको आपको पता होगा। और ये कभी भंग भी नहीं होता है जी, तो ये भी आप लोग याद रखना। अब भारत में संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा का गठन का प्रावधान है, तो ये आर्टिकल 81 भी आप लोग याद रखना। आर्टिकल 81 के तहत लोकसभा का प्रावधान किया गया है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अस्थाई हो गया लोकसभा, अस्थाई हो गया आपको राज्यसभा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के पद से रिलेटेड है। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मूल संविधान का हिस्सा है, भारत के प्रधानमंत्री का पद जो है मूल संविधान का हिस्सा है? नहीं, मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। बाकी ये सब मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। भारतीय विरासत के परंपराओं की देन है, संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा गठित है, ये सब तो चलो ठीक है। देखो भारत में जो प्रधानमंत्री पीएम का जो पद है वो संविधान में गठित मूल संविधान का हिस्सा है, ठीक है। क्या है? मूल संविधान का हिस्सा है। आपसे पूछा जा क्या रहा है? भारत के प्रधानमंत्री का पद है तो मूल संविधान का हिस्सा है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। सही है, ये गलती हो गया है, इसको हटा दो, ठीक है। तो ये मूल संविधान का आपका हिस्सा है, तो इसको आप लोग याद रखना। जैसे अभी वर्तमान समय में मोदी जी हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री का पद जो है संविधान द्वारा गठित मूल अधिकार का हिस्सा है। और अनुच्छेद किसके तहत? 75 के तहत, ये तो आपको पता होगा। आर्टिकल 75 के तहत प्रधानमंत्री को संबोधित प्रावधान है, ये भी आपको पता होगा, तो इसको याद रखना 75 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारत के संविधान की विशेषता आपसे पूछ रहा है, कौन सा विशेषता भारत के संविधान की है? तो भारत के जो संविधान का विशेषता है, विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। हाँ ये तो है, सही है। अच्छा, निर्मित एवं अलिखित संविधान है? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, आपका अलौकिक प्रिय प्रभुता के आधार पर संविधान है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है? हाँ ये तो ठीक है, यानी 1 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए संविधान की विशेषता तो आपको पता है, बहुत सारा विशेषता है। क्या विशेषता है इसके? तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। देखो विश्व का सबसे बड़ा है संविधान है अपना, ठीक है। 3-4 पॉइंट है, इसको आप लोग देगा। और ये निर्मित एवं लिखित भी संविधान है। लिखित संविधान में आपको ही पता है, यही 2 पॉइंट आप याद रखना, इससे भी पूछा जाता है। यहाँ राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष है, अनेकता में एकता है, तो ये सब सारे पॉइंट है, लेकिन आपको एग्जाम के व्यू से ये 2 पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हो गया, संविधान की विशेषता हो गया। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला देखिए आर्टिकल से रिलेटेड है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद से है? देखो संविधान में संशोधन बहुत बार आया है, ये क्वेश्चन 368 हो जाएगा। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। अच्छा देखो संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है किस देश से लिया गया, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है। संविधान संशोधन
ये आपका भैया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो इसको आप लोग याद रखना, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है ये क्वेश्चन, और ये पूछता भी है। और ये देखो संशोधन जो है ना वो कौन सा भाग से रिलेटेड है ये भी पूछता है। तो ये भाग 20 में इसका चर्चा किया गया है, इसको भी आप लोग याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। आपसे देखो सत्य पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए इस पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, JL नेहरू ने किए थे, हाँ सही है। इस पर सबसे अंतिम हस्ताक्षर आपको राजेंद्र प्रसाद किए थे, ये भी सही है। इस स्थान पर राजस्थान के सर्वप्रथम हस्ताक्षर बलवंत सिंह के द्वारा किया गया था, ये भी सही है। यानी इसका आंसर 1, 2, तीनों हो जाएगा। तो आप लोग इसको तीनों को याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। उच्चतम न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है। तो कौन करता है ये तो आपको सबको पता होगा, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश करता है। तो आप लोग इसको याद रखना, ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहा है। उच्चतम न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है। ये तो राष्ट्रपति करता है यार, ये हो जाए आंसर इसका, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। देखो संविधान का अनुच्छेद 126 आप लोग पढ़े होंगे। संविधान का अनुच्छेद 126 उच्चतम न्यायालय में कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति से रिलेटेड का चर्चा किया गया है। तो ये आप लोग इसको याद रखना। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपको एग्जाम में कि जब उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो। देखो एक बहुत क्वेश्चन घुमाया जाता है, ठीक है। देखो ये खाली हो, कह जब उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थिति हो तो किसी अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों के पालन असमर्थ हो जाता है, तो ऐसे स्थिति में न्यायाधीशों में से किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा, ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है। तो इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को अनुसूची भाग 3 में उल्लिखित प्रारूप के अनुसार निम्नलिखित में से किसके समझ पद की गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पद की शपथ की गोपनीयता भैया राष्ट्रपति के समझ लेनी होती है, तो इसको आप लोग याद रखना। देखो पद ग्रहण करने से पूर्व आपको प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को अनुच्छेद 3 आप लोग याद रखना, देखो दिया भी है। अनुच्छेद 3 में उल्लिखित प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति के समक्ष आपको गोपनीयता के शपथ लेना पड़ेगा, ये आपका रूल है। और मंत्रियों की गोपनीयता आपको पता है पृथक अलग शपथ दिया जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखना। यही पॉइंट याद रखना, यही आपको एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस तरह से ये T20 सीरीज चल रहा है जिसका मैं फुल डिस्कशन करवा दिया, और इसमें क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है, इसीलिए मैं ये सीरीज करवा रहा हूँ, ठीक है। कॉमन क्वेश्चन तो आपको पता है, सबको पता होगा, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पढ़िए और उसको समझने की कोशिश कीजिए तो ज़्यादा फायदा रहेगा, ठीक है। इससे पहले मैंने 4 सीरीज करवा चुका हूँ और ये 5वां सीरीज होगा मेरे ख्याल से। तो अगला भी वीडियो आपको देखने को जल्द मिल जाएगा, तब तक इसको रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।